दोस्तों, आरंभ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमने करंट अफेयर्स 2020 अर्धवार्षिकी यानी सितंबर से लेकर अब तक जो भी परीक्षा और जो भी समसामयिक घटनाएं हुई हैं उनका एक संकलन आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश की है और आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं तथा अपने दोस्तों में और तैयारी करने वाले लोगों स्टूडेंट के बीच में इसे शेयर भी करें। दोस्तों, ऊपर टॉपिक लिखा ही गया है। चैनल का नाम है हमारे आरंभ स्टडी पॉइंट। हमने करंट अफेयर्स की शुरुआत की है। आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम समसामयिक को शामिल करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें कि वाराणसी से उज्जैन होते हुए इंदौर तक जाने वाली देश की तीसरी निजी क्षेत्र की ट्रेन जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी 2020 को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, उसका नाम क्या है? तो महाकाल एक्सप्रेस। तो महाकाल एक्सप्रेस यानी बनारस से उज्जैन को जोड़ेगा और ये भगवान शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो तारीख याद रखिएगा। इसमें अगर पूछेगा तारीख तो 16 फरवरी इम्पॉर्टेंट है। इसी से जुड़ा हुआ बिंदु है कि ये रेलगाड़ी देश के 3 ज्योतिर्लिंगों काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर को जोड़ेगी। इसमें सवाल यही पूछेगा कि ये किन 3 प्रमुख शिव स्थलों को जोड़ेगी। तो याद रखिएगा काशी विश्वनाथ यहाँ और ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर, ये 3 प्रमुख स्थल हैं। ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ये दोनों मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। 14 फरवरी 2020 को देश के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली अंतर शहर इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई। ये मुंबई और पुणे होगा, यानी मुंबई और पुणे के बीच में पहला इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत हुई। अगले टॉपिक पे चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 20 जनवरी 2020 को जारी विश्व के 82 देशों की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो भारत को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो जारी की गई रैंक है उसमें 76वां स्थान यानी 76 मिला है। रैंकिंग जरूर पूछता है दोस्तों, इसको देख लेंगे। अगले टॉपिक पे चलते हैं कि भारत नेपाल सीमा पर किस स्थान पर 260 एकड़ भूमि पर 140 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एकीकृत चेक पोस्ट ICP का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली द्वारा किया गया। तो जोगबनी बिहार और नेपाल बॉर्डर पर जोगबनी में ये किया गया। दोस्तों, पता ही है आजकल भारत और नेपाल की सीमा पर तनाव बना है। दोनों देशों के बीच दोस्ती में थोड़ा सा खटास आई है और इसके बीच चीन को माना जा रहा है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं कि 1 जनवरी 2020 को किस पूर्व थल सेना अध्यक्ष ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पदभार ग्रहण किया? तो जनरल बिपिन रावत। ये हाल ही में थल सेना अध्यक्ष से रिटायर हुए हैं और इन्होंने पहला CDS का पद संभाला। पता है दोस्तों आपको, इससे पहले ही मोदी जी ने एक नए पद की घोषणा की थी। CDS का काम होगा तीनों सेनाओं को एक साथ जोड़ करके रखना ताकि किसी भी परिस्थिति में तीनों सेनाओं का तारतम्यता बना रहे। चलिए अगला टॉपिक है कि 10 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट के उपयोग को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो ये होगा अनुच्छेद 19(1) एंड 19(1)
जो कि ये मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम शामिल करते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 19(1) के तहत इंटरनेट को भी जो है फंडामेंटल राइट कहा गया या घोषित किया गया, यानी मौलिक अधिकार है, इसे आसानी से वंचित नहीं किया जा सकता है। इमरजेंसी और आपातकाल में भी अनुच्छेद 352 की घोषणा के समय ही इससे आपको वंचित किया जाता है, किया जा सकता है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं कि 16 फरवरी 2020 को पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये लखनऊ शहर में होगा, यानी रक्षा डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 ये भारत और अफ्रीका के बीच में हुआ। अगला टॉपिक है कि 7 से 8 फरवरी 2020 के बीच 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था, तो इसका सम्मेलन है इन्वर्टेड कामा में भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन, यानी डिजिटल परिवर्तन, यानी 2020 डिजिटल परिवर्तन के रूप में ई गवर्नेंस सम्मेलन जो मुंबई में आयोजित हुआ उसका जो थीम था भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन नाम से जाना गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है जनरल स्टडी का कि 19 जनवरी 2020 को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो इसका सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। चलिए इसका मतलब है कि 9 जनवरी 2020 को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुए? तो नई दिल्ली में। चलिए अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ने 13 जनवरी 2020 को भारत के किस निर्माण कार्य को दुनिया के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया? तो सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी को 8वां अजूबा माना गया। किसके द्वारा? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसके बारे में एक छोटी जानकारी दे दें दोस्तों। ये सरदार पटेल की दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैचू है, जो कि नर्मदा डैम प्रोजेक्ट के नदी के मध्य में ही एक टापू पर ये बनाया गया है और ये सरदार पटेल को समर्पित और राष्ट्रीय एकता दिवस यानी 31 अक्टूबर की इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा गुजरात के केवटिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? केवटिया में। यानी कितना मीटर ऊंचा यह स्टैचू है? तो 182 मीटर स्टैचू है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसने 20 फरवरी 2020 को राज्य में किसानों और मजदूरों के लिए 10 रुपये की किफ़ायती मूल्य पर सस्ता और स्वादिष्ट भोजन के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की। यानी कौन सी कैंटीन? अटल कैंटीन। यानी ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जाना जाता है। तो ये हरियाणा सरकार ने अटल कैंटीन की शुरुआत की, यानी सस्ता भोजन मजदूरों को दिया जाएगा और यह एक तरह से सरकार का अच्छा कदम है। दोस्तों आपसे एक जानकारी भी यहाँ शेयर कर देते हैं कि ये समसामयिक करंट अफेयर्स केंद्र स्तर के अलावा राज्य सरकारों के भी कुछ जो योजनाएं हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, भले हो वह इस प्रांत का न हो। तो इसलिए आप जो है अदर स्टेट के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम को भी अपनी तैयारी में शामिल करेंगे, उसको देखेंगे, उस पर सीरियस रहेंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं कि भारत सरकार के वैधानिक निकाय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा 4 जनवरी 2020 को गुजरात के किस शहर में गुजराती पटोला साड़ियों के निर्माण हेतु देश का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट पटोला और सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन सुरेंद्र नगर में किया गया। यानी ये गुजरात में पटोला साड़ी यानी कहाँ बनता है? गुजरात में। और ये सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ बनाया गया?
तो गुजरात के सुरेंद्र नगर में, यानी खादी विभाग द्वारा शुरू किया गया। अगला टॉपिक है कि 1 जनवरी 2020 को किसने देश के 28वें थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो आपको मैंने पहले ही बताया कि बिपिन रावत के रिटायर होने पर कौन बने? लेफ्टिनेंट मनोज मुकुंद नरवणे। याद रखना, यम मुकुंद नरवणे जो है भारत के 28वें थल सेना अध्यक्ष बनाए गए। अगले टॉपिक पे चलते हैं। दिसंबर 2019 में भारत और पुर्तगाल की सरकार ने समुद्री अध्ययन या समुद्री पुरातत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुजरात के किस प्राचीन शहर में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय के स्थापना का निर्णय लिया? तो ये लोथल होगा। यानी पुर्तगाल की सरकार ने समुद्री अध्ययन यानी लोथल होगा। ये लोथल आपको पता है दोस्तों, ये गुजरात में है, तो लोथल में संग्रहालय बनाया जा रहा है। ये सिंधु सभ्यता का स्थल भी है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। 5 फरवरी 2020 को जारी 53 देशों के वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी वर्ल्ड बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को रैंकिंग कितनी मिली है? तो भारत को 40वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है। यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का 40वां स्थान है। अगला टॉपिक है कि 9 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी दुनिया के 189 देशों में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो यह 129वां स्थान है। यानी अभी तक 130वां स्थान था जो पिछले वर्ष। इस साल जो है हमारा एक रैंक और सुधार हुआ है। यानी 2019 में जो रिपोर्ट आई है दिसंबर में, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो 129वां। और कितने देशों की सूची ली गई थी? इसमें 189 कंट्री की सूची थी। अच्छा दोस्तों, मानव विकास सूचकांक के बारे में अभी हम जब क्लास लेंगे इसके विस्तृत बताएंगे। एक छोटी सी जानकारी दे दें कि 1990 में UNDP के प्रयासों से मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया, जो कि इसमें 3 अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर सेन तथा हांस सिंगर। इन तीन लोगों ने मिलकर के 3 पैरामीटर के आधार पर मानव विकास सूचकांक को बनाया और ये UNDP के अधीन ये इंडेक्स जारी होता है। इसमें जो पहला पैरामीटर है जीवन प्रत्याशा और जो दूसरा पैरामीटर है शिक्षा का स्तर और तीसरा पैरामीटर है प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रिटिश संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमी इंटेलिजेंसी यूनिट द्वारा 22 जनवरी 2020 को जारी दुनिया के 165 हाल ही में 65 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान? 165 देशों की सूची जारी की गई है। यानी ब्रिटिश संस्थान ने द इकोनॉमिक ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने 165 देशों की सूची जारी की है। चलिए अगले टॉपिक पे हम आते हैं कि 71वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकियों में असम की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। तो असम की झांकी का थीम क्या था? तो उसका थीम था अद्वितीय शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमि। यानी इस पिछले रिपब्लिक डे में असम की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। चलिए अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा जनवरी 2020 में भारत में प्रचलित किस शब्द को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना गया? तो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को चुना गया। चलिए हर साल ये शब्द चुना जाता है ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड द्वारा। चलिए अगला टॉपिक है भारतीय वायुसेना का वह विमान जिसने 31 जनवरी 2020 को जैव जेट ईंधन से 10% मिश्रण से लेह हवाई अड्डे से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। तो याद रखिएगा जैव ईंधन के मिश्रण से पहला उड़ान जो भरा है
ये है AN-32 विमान, याद रखिएगा AN-32 जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल इसमें मिलाया गया है, यानी पहला जेट है जो बायोफ्यूल के मिश्रण से चलाया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। इस उड़ान में पहली बार विमान के दोनों इंजन जैव ईंधन से संचालित किए गए। ठीक है, अगला टॉपिक है किस राज्य की विधानसभा ने 27 जनवरी 2020 को राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? तो ये आंध्र प्रदेश होगा। दोस्तों आपको बता दें कि विधान परिषद अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद यानी MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जा सकता है और इसे समाप्त भी किया जा सकता है संसद द्वारा। तो 2 सदनी व्यवस्थाएं भारत के लगभग 8-7 राज्यों में थी। अब जो है इसे आंध्र प्रदेश सरकार ने यहाँ से इसे समाप्त करने का आदेश दिया है। अब इस पर निर्णय संसद लेगी। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं कि आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को चुनौती देने वाले प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ जिनका निधन हाल ही में 74 वर्ष की अवस्था में हुआ, कहाँ पे? बिहार में वशिष्ठ नारायण सिंह। यानी इन्होंने आइंस्टीन को भी एक तरह से चुनौती दिया था। तो वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन बिहार में हुआ। ये जाने माने गणितज्ञ माने जाते हैं। अगला टॉपिक है 22 अक्टूबर 2019 को जारी दुनिया के 167 देशों की महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2019 में भारत को गिनी और मोरक्को के साथ संयुक्त रूप से किस स्थान पर रखा गया? तो 133वें स्थान पे। यानी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत का संयुक्त रूप से भारत और गिनी मोरक्को 3 देशों का एक संयुक्त रूप से स्थान आया है 133वां। 133 कितने देश शामिल हुए हैं? 167। अच्छा, भारत के साथ और कौन देश हैं? गिनी और मोरक्को। इस पर ध्यान। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला इसी की व्याख्या देख लेते हैं। इस सूचकांक में नॉर्वे 904 स्कोर के साथ पहला स्थान है, शीर्ष स्थान पे नॉर्वे है। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश यमन है, 167 यमन, अरब कंट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह एयरलाइंस कंपनी जिसने गुरु नानक देव के 550वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए 28 अक्टूबर 2019 को एयरक्राफ्ट के पूंछ पर एक ओमकार को चित्रित किया? तो एयर इंडिया, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित वह बावड़ी जिसे नवंबर 2019 में वर्ष 2020 की विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में शामिल किया गया। तो सुरंगा बावड़ी, यानी इसे इस विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में किसे शामिल किया गया? तो कर्नाटक की है वो सुरंगा बावड़ी। कहाँ पे है? बीजापुर में। चलिए अगले टॉपिक पे पहुँचते हैं। उच्चतम न्यायालय ने 5 जजों की संविधान पीठ ने 13 नवंबर 2019 को दिए अपने एक निर्णय में देश के किस कार्यालय को RTI के दायरे में शामिल करने का निर्णय दिया? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI का कार्यालय। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है कि नवंबर 2019 के पहले सप्ताह में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार अपने राज्य के लोगों को न्याय दिलाने की क्षमता के मामले में वह कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो इसमें होगा महाराष्ट्र। यानी न्याय देने में सबसे शीर्ष स्थान जो आया है किसका है? वो महाराष्ट्र का है। अगला है भारतीय मूल के वह अमेरिकी अर्थशास्त्री जिन्हें दुनिया से गरीबी मिटाने के लिए किए गए उनके शोध कार्य हेतु वर्ष 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये अभिजीत बनर्जी हैं। अभी फिलहाल ये इनकी पत्नी के साथ भी इनको दिया गया, यानी ये संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाए हैं। तो भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। आगे बढ़ते हैं कि नवंबर 2019 में भारत के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा खादी वस्त्र के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कौन सा कोड जारी किया गया? तो HS कोड, यानी KBIC ने कौन सा कोड जारी किया है? HS कोड। इसका मतलब है कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड। यह 6 अंकीय कोड है जिसका निर्माण विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा किया जाता है। इस कोड का उपयोग
कस्टम अधिकारियों द्वारा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है, एक तरह से यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए किया जाता है। अगला टॉपिक है इसमें, अक्टूबर 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू की गई सुमन योजना का उद्देश्य है देश में मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर को कम करना, यानी डेथ रेट को कम करना है। तो कौन सी योजना है ये याद रखिएगा, सुमन योजना, यानी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना को ही सुमन योजना कहा जाता है। अगला जो टॉपिक है हमारे सामने, भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक करतारपुर गलियारे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कब किया? तो इसमें उत्तर क्या होगा, 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। यानी भारत से करतारपुर कॉरिडोर से भी सिख दर्शनार्थी या श्रद्धालु अब जा सकते हैं। अगले टॉपिक पहुँचते हैं, गुरु नानक देव के मृत्यु स्थल पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर और पंजाब के गुरदासपुर स्थित डेरा बाबा नामक गुरुद्वारे को करतारपुर कॉरिडोर से जोड़ा गया। यानी जोड़ने के लिए पूछेगा तो याद रखिएगा, पाकिस्तान में है दरबार सिंह साहिब करतारपुर और पंजाब में जो हमारे इंडिया में है डेरा बाबा नानक, इनको कॉरिडोर से लिंक किया गया है। यहाँ पे श्रद्धालु आ जा सकते हैं। अगला है, भारत के पहले ई वेस्ट क्लिनिक की स्थापना हाल ही में कहाँ की गई? तो ये भोपाल में की गई। एयर इंडिया हाल ही में अपने किस एयरक्राफ्ट में टैक्सी वाट का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बनी? तो A32 एयरक्राफ्ट। और अगला टॉपिक है कि टैक्सी बॉट एक रोबोट यूज्ड एयरक्राफ्ट ट्रैक्टर है जो एयरक्राफ्ट को पार्किंग से रनवे और रनवे से पार्किंग ले जाता है। यानी इसकी व्याख्या कर रहा है अगले टॉपिक की, इसके बारे में दिया गया है। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, इसको वीडियो को पूरा देखें और इससे आपकी करंट अफेयर समसामयिक की तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप अभी हाल ही में कोई भी एग्ज़ाम जैसे BEO, लेखपाल, UPSI, UPSSC मुख्य परीक्षा तथा UPPCS प्री के लिए यह लाभदायक होगा, उपयोगी होगा। और इस कोरोना काल में आपसे यही अनुरोध होगा कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं तथा